हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। ये हम एसीएफ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है, इसमें आज हम केमिस्ट्री के पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के पार्ट 1 को ऑलरेडी देखा हुआ है और ये उसी सीरीज़ में आपका दूसरा सेक्शन है केमिस्ट्री के लिए। इससे पहले हमने फिजिक्स का भी देखा है, बायो का भी देखा है और ये केमिस्ट्री का जो है बेसिकली आपका पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री के सीरीज़ का, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको चूज करना है। और ये ऑप्शंस बेसिकली आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अर्थात धातुओं के निष्कर्षण से दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, रोट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन, अर्थात जो पिटवा लोहा है उसमें 4% जो है कार्बन की मात्रा होती है वो अशुद्ध होता है, ऐसा पूछा गया है। ब्लिस्टर कॉपर, जिसको हम फफोलेदार तांबा बोलते हैं, उसमें जो ब्लिस्टर बनता है, फफोले बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से बनता है। ये आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है। तीसरा ऑप्शन आपका है वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकिल बाय ए वेन अर्किल मेथड, ये आपको दिया है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। तो अगर आपको अच्छे से आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो सारे स्टेटमेंट को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। रॉट आयरन की बात करें तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, मतलब इम्प्योर तो होगा ही नहीं पहली बात तो, और उसमें जनरली 0.1% क्या होता है, कार्बन होता है, 4% तो होता ही नहीं है, ये तो पिग आयरन में होता है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में किसके लिए दिया गया है, पिग आयरन के लिए होता है, ना कि रॉट आयरन के लिए। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सिमिलरली ब्लिस्टर कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से नहीं बनता, बल्कि क्या से बनता है, SO2 गैस के कारण से बनता है। वेपर फेस रिफाइनिंग जो है बेसिकली ये टाइटेनियम जैसे मेटल के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि आपके निकल के लिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ये ऑप्शन जो है आपका पिग आयरन को हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप्स में ढाल सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोल्ड कर सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आप उसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया है ये SO2 के कारण से होता है, ना कि CO2 के कारण से। ये टाइटेनियम के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस में जो भी हमको सीधे मिलता है, वात्या भट्टी से जो भी आयरन हमको मिलता है वो पिग आयरन मिलता है, और वो पिग आयरन इम्प्योर आयरन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, और उसमें जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और इस प्रकार के जो है क्या होती है, इम्प्यूरिटीज होती हैं, और उनमें 4% क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। तो रॉट आयरन अगर हम बात करें तो वो जो है इम्प्योर आयरन तो है, लेकिन अगर इनके कंपैरिजन में देखें तो उनके कंपैरिजन में तो प्योर है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो कार्बन का अमाउंट है वो क्या है, 0.1% मात्र है। ठीक है, इतना आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है यहां पर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, ए टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन is more stable than a secondary butyl carbocattion because of which of the following। तो यहां पर बेसिकली बात किया गया है, आपके इफेक्ट से पूछा गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं जो उसके फंडामेंटल कंसेप्ट को समझने में हमको हेल्प करते हैं। तो वहां पर पूछा गया है कि जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में क्या है, स्टेबल होता है। उसके पीछे 2 कारण हैं, एक तो कारण है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा कारण है आपका हाइपर कॉन्जुगेट इफेक्ट जो है वो दूसरा कारण है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस आई कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही बचता है यहाँ पर, हाइपर कॉन्जुगेट का ऑप्शन जो है सही यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बचता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आप इन इफेक्ट को नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे जो इफेक्ट्स के हैं उनके बारे में आपको इनका नॉलेज होगा अगर आप एसीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है कि इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें भी प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एल्काइल ग्रुप का, और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, 2 ही जो है ऐसे इफेक्ट हैं जो एक्सप्लेन करते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को। तो यहां से सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हाइपर कॉन्जुगेट इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा यहां पर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। नाउ आगे हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
कैटायनिक डिटर्जेंट, सीधे तौर पे डिटर्जेंट से क्वेश्चन पूछा है और इनमें से कौन सा केमिकल जो है कैटायनिक डिटर्जेंट कहलाता है? सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम स्टीरेट, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड और आपका सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें इसके एक्सप्लेनेशन की ओर अगर हम जाए तो हमको ये पता चलेगा कि जो एनायनिक, देखो डिटर्जेंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो एनायनिक होता है और एक तो आपका कैटायनिक डिटर्जेंट होता है। अगर एनायनिक डिटर्जेंट की बात करें तो इसमें जो बेसिकली इस्तेमाल होता है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन का जो है इसमें इस्तेमाल होता है। मतलब अगर हम देखें तो इसका जो एनायनिक डिटर्जेंट के अगर हम देखें ऑप्शंस में तो आपको वो सोडियम लॉरेल सल्फेट जो आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये सोडियम लॉरेल सल्फेट कैटायनिक में नहीं इस्तेमाल होगा, वो तो एनायनिक में इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके अलावा सोडियम स्टीरेट तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि वो सोप में काम आता है। इसके बाद फिर ऑप्शन क्या बचता है? ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, तो सिंपल सी बात है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है। और इसी को हम जो है पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट के तौर पे हम जो है हेयर कंडीशनर में इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है। इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, तो ये भी तो सही ऑप्शन है। अगला क्या बोला है? द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंडेड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन किसकी बात कर रहा है? मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है, तो ये तो सही ऑप्शन है। जब भी अपूर्ण दहन होता है तभी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बनता है। तो ये गलत कैसे हुआ, इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि आपको नॉट करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर आपको समझना है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है जिसका सिंबल COHB या HbCO होता है, ये जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में। अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड होते हैं तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और अगर हम बात करें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में स्टेबल होता है और ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाता है और उस हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेबिलिटी क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया था कि वो स्टेबल है कि नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था कि ये बेसिकली लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल नहीं होता है, मोर स्टेबल होता है। और आपको नॉट पूछा गया था तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, आपको यहाँ पर पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, पॉली ब्यूटाडाइन स्टायरीन, पॉली ब्यूटाडाइन और पॉली ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल, इतने सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नेचुरल रबर के बारे में पता होगा तो सीधे तौर पे आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि आइसोप्रीन जो होता है ये नेचुरल रबर का मोनोमर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आइसोप्रीन क्या होता है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स दैट मेक्स ऑफ नेचुरल रबर एंड इट इज यूज टू मेक सिंथेटिक रबर। तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल रबर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो आपको आइसोप्रीन होता है और यहाँ पर सीधे तौर पर आइसोप्रीन का यहाँ पर क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए क्या होगा, सही होगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ल्यूटिशियम इन रिस्पेक्टिवली आर। तो मतलब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा है। किसमें पूछा है, तो ये आपका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 71 है और उसका एटॉमिक मास अर्थात उसका परमाणु भार जो है वो कितना है, 175 है। अब इसमें आपको पूछा है क्या क्या, इसका प्रोटॉन कितना होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 71 हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और उतने ही नंबर क्या होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो आप इसी से मैच कर लीजिए, प्रोटॉन और फर्स्ट और तीसरा 71 होना चाहिए। तो 71 एक यहाँ पर दिया हुआ है और ये बाकी ऑप्शन में तो देखिए एक साथ नहीं दिया है।
तो पहला और तीसरा जहां पर 71 दिया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको 104 तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको अगर निकालना है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा 175 माइनस 71 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 104। यहां पर जो है ये भी आ जाएगा। इस प्रकार से आप उसको निकाल सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए, द एटॉमिक नंबर Z इज 71, उसका मास नंबर 175 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, उसके एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के ही क्या होगा बराबर होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं इट इज 71। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के क्या होता है बराबर होता है, तो यहां से इसका भी जो है क्या हो जाएगा ये 71 हो जाएगा। और बाकी मैंने आपको बताया कि आपको अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप सिंपली तौर पे क्या करें, उसके परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दे तो आपको क्या आ जाएगा यहां पर उसका न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑक्साइड्स और उनके नेचर का जो है यहाँ पर आपको जो है आपका मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है, इसको करेक्ट करके जो है आपको इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एसीएफ में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें या फिर हम देखिए सिंपल सी बात है, ऑक्साइड्स के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा पीरियोडिक टेबल से कि जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो जनरली बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, जबकि जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिकली आपके एसिडिक होते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक आपको कंपाउंड दिख रहा है। तो क्लोरीन अगर दिख रहा है तो क्लोरीन का नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा। तो डी का तो 3rd नंबर ऑप्शन हमने जो है मार्क यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर बात होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बेसिकली क्या होता है आपका न्यूट्रल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ए नंबर जो है वो सेकंड, तो ए सेकंड कहीं भी नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सीधे तौर पे हम यहाँ पर इसका आंसर क्या मान सकते हैं, 2nd नंबर ऑप्शन मान सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोरीन वाले को अगर मार्किंग कर लेती है वो एसिडिक है क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो सिंपली आप देखिए डी में आपका तीसरा कहीं भी नहीं दिया है, 2nd में ही दिया है, तो सीधे तौर पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर 2nd नंबर का यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये जो है आपका न्यूट्रल होता है, इसके अलावा ये वाला जो होगा वो एसिडिक होगा। इसके अलावा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो वो एल्यूमिनियम तो मेटल है, एल्यूमिनियम तो क्या है मेटल है, लेकिन फिर भी आपको वो देखने को मिलेगा कि वो एम्फोट्रिक है, उभयधर्मी है, मतलब कभी कभी अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है, कभी कभी क्षार की भांति भी। और अगर हम बात करें इसकी तो ये तो मेटेलिक ऑक्साइड है पूरी तरह से, तो ये हो जाएगा बेसिक इन नेचर, क्षारीय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जो है अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का भी अगर आपको नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बेसिकली एलिमिनेट करके भी थोड़ा सा जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका ऑप्शंस देख लिया। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, वैसे ही एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट एसिडिक इन नेचर, सबसे ज्यादा इसमें जो है अम्लीय कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है BaO, BeO, MgO और CaO, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखो ये सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड हैं, लेकिन देखो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी हम उसको मान सकते हैं, हालांकि कम होगी, हम इस प्रकार से उसको बोल सकते हैं। और उसमें पूछा है कि मोस्ट एसिडिक नेचर किसका है, तो यहां पर अगर हम देखें तो BeO जो है, ठीक है, वो जो है मोस्ट एसिडिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि एज द एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द सेंट्रल एटम। तो यहां से आपको वहां पर देखना था कि किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अर्थात विद्युत धनात्मकता जो है सेंट्रल एटम की जो है ज़्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगा बेसिकली यहाँ पर आपको उसका एसिडिटी जो है ऑक्साइड्स का आपको डिक्रीज होता हुआ बेसिकली क्या होगा दिखेगा। तो उसमें अगर हम देखें इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमको जो है वो ऑप्शन कौन सा दिखता है, BeO हमको जो है यहाँ पर ऑप्शन दिखता है। तो इसकी ऑप्शंस के लिए आपको थोड़ा सा जो है आपको पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो मेटल की कैटेगरी में आते हैं, एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, वो बेसिकली आपको किस लोकेशन में मिलते हैं और उनका ऑर्डर क्या है पीरियड में या फिर ग्रुप में। तो उसके अनुसार से आप उसके पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंगली, उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, कौन कौन सा, sp2 sp2 sp और sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस कार्बन के पास कौन सा जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो डिसाइड होता है उसके बॉन्ड ऑर्डर से, मतलब बॉन्ड से। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी कार्बन के पास में 3 बॉन्ड है, तो समझ लीजिए त्रिबंध है, तो वहां पर कौन सा संकरण होगा, sp होता है। अगर हम बोले कि डबल बॉन्ड है तो वहां पर क्या होगा, sp2 होगा। और अगर मान लीजिए किसी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंपली वहां पर sp3 संकरण होता है। तो आप पहचान लीजिए। तो यहां पर अगर देखें तो इसमें कौन सा संकरण होगा, sp2 होगा। इसमें कौन सा होगा, sp2 होगा। इसमें कौन सा होगा, डबल बॉन्ड है, ये भी sp2, और इसमें क्या होगा, sp2। मतलब कुल मिला के बोले तो यहां पर आपको sp2 पूछा है, तो ये sp2 ठीक है, लेकिन यहां भी क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सिमिलरली यहां पर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका sp2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2। इसके पास ट्रिपल बॉन्ड और इसके पास भी ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये sp और ये क्या हो जाएगा, sp। और आपको यही तो ऑर्डर पूछा है लेफ्ट से राइट, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन तो ऑलरेडी जो है आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर sp हो गया, यहाँ sp हो गया, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। इसके बाद में यहाँ पर sp हो गया और यहाँ sp2 हो गया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो इस प्रकार से आपको पहचानने भी आना चाहिए, ठीक है। नाउ ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज, तो यहां पर आपको पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम क्या है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड। तो इसमें आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका सही आंसर होगा, लेकिन आप ज्यादातर जो है देखेंगे तो आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दिखता है, तो हाइपोक्लोराइड तो नहीं होगा, क्या होगा उसकी जगह में, हाइपोक्लोराइट अगर लिखा हुआ है, टी लास्ट में लिखा हुआ है तो वो भी सही है, और उसका दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, डी लिखा है तो ऑक्सी होगा, और टी लिखा है लास्ट में तो वहां पर हाइपो जुड़ता है। इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और हाइपो अगर जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड होता है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, इसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, ए सोल्यूशन इन विच H plus is equal to 10 to the power minus 8 m has a pH of blank and is blank। तो यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सिंपली यहां पर आपको पता होना चाहिए 10 to the power minus 8 m दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो सिंपली अगर हम यहां पर देखें तो बेसिकली ये -8 यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, -8, और -8 अगर pH किसी का होता है, -8 अगर किसी का pH होगा, मतलब pH सीधा यहां से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और जिसका pH 8 होता है वो सिंपली क्या होता है, बेसिक। तो यहां पर 8 आएगा और क्या आएगा, ये बेसिक नेचर का होगा। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, आपका डी नंबर ऑप्शन आपको सही मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं pH जो है ये मेजर करता है कौन सा जो केमिकल सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या बेसिक है, और उसको हम जनरली 0 से 14 नंबर में जो है उसको असाइन करके हम उसको समझते हैं। उसमें भी अगर हम बात करें, जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और जिसका 7 से कम मान होता है वो अम्लीय या एसिडिक होगा, और अगर हम बात करें ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है पीएच का, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो पीएच कितना आएगा, आपका 8 आएगा, और 8 मतलब बेसिक नेचर का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, द एसिड यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजिव दोनों बनाने के लिए जो है किया जाता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। इस बात को आपको यहां पर याद रखना है, जिससे फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजिव दोनों चीजें जो है बनाई जा सकती है, मतलब विस्फोटक और आपका जो है फर्टिलाइजर उर्वरक ये बनाया उससे जाता है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, फिर से पीएच का एक क्वेश्चन है, what will be the pH of a solution with OH minus that is equal to concentration of OH minus is equal to 1 into 10 power minus 5। तो आपको OH जो है माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन दिया है 1 into 10 to the power minus 5m, मतलब आपको अल्टीमेटली सीधा क्या दिया हुआ है, POH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और अगर आपको pH के बारे में अच्छे से पता होगा तो pH प्लस POH का एक फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 14, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर pH निकालें तो ये हो जाएगा 14 माइनस
POH दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 5 और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी और आपको पूछा गया है क्या pH इस सोल्यूशन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर 9, सी नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। फिर से मेटेलिक ऑक्साइड से मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो पहले बात तो आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक ऑक्साइड इन एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो आप सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो बेसिकली क्या है, एसिडिक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो आप ये भी तो समझिए कि मेटेलिक ऑक्साइड नहीं है, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब पहले ही ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। फास्फोरस, फास्फोरस क्या है आपका, फास्फोरस नॉन मेटल है, मतलब वो मेटेलिक ऑक्साइड तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा, मैंने यहाँ ऑप्शन दिया है V2O5 और Mn2O7 और CrO3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड। मैंने बाकी भी मेटल्स के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया है, जो अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली वो क्या बनाएंगे, आपके इस प्रकार के जो है एसिड फॉर्म करते हैं। BaO जो है वो बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, मतलब BaO आंसर नहीं होगा, और ये तो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सीधे तौर पर आंसर क्या आएगा आपका, CrO3। यहां पर जो है ये आपको ऑप्शन जो है मिल जाएगा कि ये जो है क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहां पर हमको ये जो है समझ में आ गया। नाउ अगर हम बात करें अगले हमारे क्वेश्चन की, तो वो है इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर आपको पूछा गया है, सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन और सोडियम इथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। सिंपल सा रिएक्शन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन जो है बनेगा, ये आप देख सकते हैं आपका ये रिएक्शन है, और इसमें अगर हम देखें तो ये जो है आपका सोडियम इथॉक्साइड है और क्या निकल रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस बेसिकली निकल रहा है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, द कंपाउंड फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट। तो सीमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो सिलेबस में ऑलरेडी है हमारे ACF के। उसमें अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है, यौगिक है, जो सीमेंट में सबसे पहले सेटल हो जाता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा। क्यों होगा, तो यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। जब हम बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, ऑफ ऑल द कैल्शियम एल्यूमिनेट्स, और जो भी आपको ऑप्शंस में दिए थे उसकी कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण से, ठीक है, यहां पर आपको समझना है कि वो इंस्टेंटली क्या होता है, सेट हो जाता है, जिसको हम फ्लैश सेट भी बोलते हैं। मतलब जितने भी केमिकल यहां पर आपको दिख रहे हैं, उनमें सबसे फास्टली जो अगर सेट होगा वो कौन होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्योंकि ये सबसे फास्टर रिएक्शन देता है वाटर के साथ में और जल्दी क्या होता है, सेट भी हो जाता है। तो थोड़ा सा डीप कंसेप्ट से क्वेश्चन था सीमेंट के, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको जो है प्रिपेयर रहना चाहिए। नाउ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। अयस्क को हम ऑक्साइड में परिवर्तन कर रहे हैं, कैसे, बाय हीटिंग, गर्म करके। ठीक है, इट इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई भी क्या है, बहुत कम है। तो उसमें, और कहां पर, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर हम किसी और को गर्म कर रहे हैं और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में गर्म कर रहे हैं, तो वो उसको ऑक्साइड में बदलेगा। तो वो कौन से मेथड जो है उसको बोलते हैं हम, यहाँ पर पूछा गया है, रोस्टिंग, भर्जन, कैल्सिनेशन, लीचिंग और आपका लिक्वेशन। आपको द्रवण और लीचिंग मतलब निछालन, आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये तो होता ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है, तो आपका ऑप्शन दो ही है, रोस्टिंग और कैल्शियम, इनमें से आपको बताना है। तो भर्जन तो एयर की मौजूदगी में होता है, यहाँ पर तो एयर तो बिल्कुल होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन कैल्सिनेशन जो होता है ना, ये कार्बोनेट ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कार्बोनेट ओर में आपको एयर की सप्लाई जो है
कम भी रहेगी तो चल जाता है, या एब्सेंस में भी जो है बेसिकली ये हो जाता है, जिसको हम निस्तापन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निस्तापन। जबकि रोस्टिंग, भर्जन जो है हम सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, जहां पर हमको कंटिन्यूअस एयर की सप्लाई जो है देनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निस्तापन, कैल्सिनेशन। यहां पर आप उसके एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ converting an ore into its oxide by heating it in a limited supply of air or in absence of air। ये भी आपको याद रखना है, below its melting point। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो आपके कंसंट्रेटेड ओर होते हैं, खासकर कार्बोनेट ओर के लिए ये बेसिकली इस्तेमाल होता है। मैं आपको वो भी बता देता हूं जहां पर मेंशन नहीं है। आगे हम देखते हैं हाउ मच SiO2 डज पायरेक्स कंटेन। पायरेक्स ग्लास की यहां पर बात की जा रही है, तो आपके सिलेबस में ग्लास भी है और ग्लास में पायरेक्स ग्लास की बात की जा रही है। तो पायरेक्स ग्लास में Si2 जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में मौजूद होता है परसेंटेज में? तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब ऑप्शंस यहाँ पर देख रहे हैं 70.3%, 73%, 80.5% और आपका 91%। सही आंसर इसका सी है, 80.5% जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि पायरेक्स जो है ये बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, जिसमें बेसिकली लो थर्मल एक्सपेंशन होता है और इसमें 80.5% क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके अलावा बाकी केमिकल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनके कंपोजिशंस के परसेंटेज भी और उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। कैलामाइन, ये और से क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। तो कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन क्या होगा इसका सही? जिंक होगा। बेसिकली कैलामाइन जिंक का कार्बोनेट ओर है, ZnCO3 जिसका फॉर्मूला है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलामाइन यहाँ पर जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है आपका केमिस्ट्री का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम और भी ऐसे वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप जो है पाथ IAS एकेडमी के यूट्यूब के चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और भी अच्छे कोर्सेज के लिए। तो मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में। अभी इस वीडियो में आपका जो है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।